हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर देखने वाले हैं। अगर आपने करंट अफेयर मिस कर दिया 8 से लेके 14 जून तक का, तो हम लोग सारी करंट अफेयर को एक जगह कवर करने वाले हैं। बट फिर वही बात है कि करंट अफेयर जो है उसका सोर्सेज क्या क्या रहने वाला है, करंट अफेयर हम कहाँ से चीजों को लेते हैं। सो सोर्स आपका एक ही रहता है, वो सोर्स है आपका PIB। नो इसके अलावा जो हमारा अप्रोच क्या क्या रहता है, स्टैटिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो करंट अफेयर पढ़ते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है करंट अफेयर पढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है आपका रिवीजन जो है उसको इंक्लूड करना, ठीक है। अगर आप बहुत सारी नई चीजें पढ़ते जा रहे हो बट अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब फिर बिल्कुल भी नहीं बनता, आपके क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, ठीक है। सो रिवीजन भी करेंगे हम, स्टैटिक भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर भी पढ़ने वाले। सो कब तक रहेगा ये, तो 8 जून से लेके आपका 14 जून तक। अगर आपने मिस कर दिया तो एक ही जगह आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। एंड करंट अफेयर में आपका नेशनल हो जाता है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज हो जाता है, एनवायरमेंट का है, साइंस एंड टेक का है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको अलग अलग से जगह जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है। आप यहीं पे सारी चीजें एक साथ पढ़ सकते हो। सो करंट अफेयर ही नहीं पढ़ते हम, साथ के साथ हम क्या करते हैं, वीकली जो है मोटिवेशन भी देखते हैं। क्योंकि पढ़ाई में कभी कभार क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें आती है कि आपको अभी पढ़ने का मन नहीं होता है। तो उन सारी चीजों से अगर ओवरकम करना है, उस चीजों से बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सो आज का एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका क्या है कि एन एग्जाम इज नॉट द मेजर ऑफ योर वर्थ, ठीक है। कभी कभार आप एग्जाम देते हो एंड एग्जाम नहीं निकाल पाते हो तो आपको वहां पे लगता है कि आप वर्थलेस हो गए, आपका कोई जो है मूल्य नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल बहुत ही लो फील करना शुरू कर देते हो। बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर एफर्ट, एग्जाम में कभी भी इस चीज को मत देखो कि आपने जो है, अगर आप एग्जाम फेल हो जाते हो बट उसमें आप ये चीज मेजर करने की कोशिश करो कि आपने कितना एफर्ट लगाया, आपने कितना मेहनत किया। अगर आपने मेहनत किया, ठीक है, सो डोंट लेट द स्ट्रेस टेक द सीट वेयर कॉन्फिडेंस बिलोंग्स। सो जो आपका सीट है ना, ठीक है, वो स्ट्रेस को तुम मत लेने दो। बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको उस चीज से आपको क्या करेगा, निकालेगा बाहर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया नहीं क्लियर कर पा रहे हो, सो आपके लिए कुछ बेटर है, ठीक है, जो कि आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है। एंड जो आपका हार्डवर्क है, आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। सो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन था। इंटरनल मोटिवेशन यही है कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो, जिस तरह से भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, डेली पढ़ाई कर रहे हो, वैसे करते जाओ। 1 या 2 दिन का ब्रेक आराम से आप ले सकते हो। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। सो हम आते हैं इन सारी चीजों पे कि लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा था एंड अच्छा लगे, बहुत सारे बच्चे इस चीज का आंसर भी करे, ठीक है। जैसे कि पर्पल कैप के बारे में मैंने पूछा हुआ था। सो पर्पल कैप का विनर कौन था, आपको जो IPL हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आंसर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि सचिन ने आंसर दिया है, फिर लक्की ने आंसर दिया हुआ है, सचिन पांडे ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, बारू, ठीक है। सो ये कुछ नाम है जो कि आपको, आलोक दत्त। तो ऐसे ही आप लोग भी आंसर दोगे तो आपका भी आंसर जो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, हम स्टैटिक का भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ 1-2 लेते जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा कि थोड़ा रिवीजन होते जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। बट एग्जाम में क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन इंसान गलत करके आता है, एडवांस क्वेश्चन सही हो जाता है बट बेसिक क्वेश्चन कभी कभार गलत हो जाता है। सो विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये करंट अफेयर नहीं है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। 4 ऑप्शन है आपका, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। इसमें से जो भी आंसर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको पॉलिटी जो है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का आज। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो ये आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज है एंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और विंबलडन अभी तक नहीं हुआ है। जब होगा तो उससे भी क्वेश्चन आपको आएगा। सो निम्न में से किसने आपको हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब जीता है। सो हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल्स एट द रिसेंटली हेल्ड फ्रेंच ओपन 2026। सो 2026 का। अब करंट अफेयर में आपको 2-3 साल पुराना भी पूछ दिया जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सही किया जाए। सो 2026 का आपको फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल में किसने जीता है, तो ये आपका आंसर आपको याद रखना है। सो मीरा एंड्रीवा, ठीक है। सो मीरा एंड्रीवा ने इस टूर्नामेंट को जीता है ना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे अगर आपको टूर्नामेंट तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ आपको चलता ही रहता है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपको यंगेस्ट वुमेन प्लेयर बन गई है इस टूर्नामेंट को जीतने वाली, ठीक है। सो 19 ईयर ओल्ड है ये और ये इन्होंने जीता है। इससे पहले किसी और के नाम ये रिकॉर्ड था, 1992 में आपको कोई पर्सनैलिटी थी जिनके नाम पे रिकॉर्ड था। अब ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, इसलिए आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन्होंने डिफीट किया माजा चॉकलेंसा को, ठीक है। कितने से, 6-3 से, 6-2 से इन फाइनल में 6-3 और 6-2। तो मे बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछा जा सकता है, बट आपको फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल में याद रखना है, ये यंगेस्ट फ्रेंच ओपन वुमेन्स जो है वो चैंपियन बनी है, ठीक है। 1992 का आपको मोनिका सेल्स का रिकॉर्ड था जिसको इन्होंने ब्रेक किया है। तो बस आपको याद रखना है कि वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो ये मीरा एंड्रीवा ने जीता है।
ना यहाँ पे मैंने बोला रिवीजन भी हम लोग करेंगे, बस करंट अफेयर नहीं पढ़ते जाएंगे, क्योंकि 2-3 साल पुराना भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो टूर्नामेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, विंबलडन होता है। सो विंबलडन अभी नहीं है, यूएस ओपन भी नहीं हुआ, जो चीज हो चुका है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है 2026 का, तो इसमें कौन विनर थे मेंस कैटेगरी में आपको पूछा जाए तो कार्लोस अल्कराज का नाम याद रखना है आपको। यूएस ओपन, अभी यूएस ओपन जो है वो जून और अगस्त में होने वाला है, बट हो सकता है कि एग्जाम अगर आपका इस बीच में होने वाला है तो 2025 वाला पूछ दिया जाएगा। सो 2025 में अगेन आपको कार्लोस अल्कराज ही जीता था उन्होंने। 2025 में अगेन विंबलडन अभी नहीं हुआ, ये भी आपको 2-3 महीने के बाद ही होने वाला है। सो विंबलडन में आपको किसने जीता था, जैनिक सिनर ने जीता हुआ था। और 2025 का अगर आपको फ्रेंच ओपन पूछा जाए तो किसने जीता हुआ था, अगेन कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ था ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो चुका है, ठीक है, 2026 वाला आ चुका है, तो इसलिए 2025 का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ स्टार्टिंग में जो 4 दिए हुए पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पर जो है पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का 7वें क्षेत्रीय मौसम जो है आपका विज्ञान केंद्र उद्घाटन किया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस इनॉग्रेटेड द इंडिया 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। सो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर 7th है, ठीक है, 7th, ये 7th नंबर का है। इसको कहां पे ओपन किया है, तो ये आपका जम्मू में ओपन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले से 6 है, ठीक है। अब 6 का 6 आपको पता होना चाहिए, 6 का 6 कौन सा है आपका याद रखना चाहिए। एक तो दिल्ली में होगा, दिल्ली में आपको याद रखना, दिल्ली में मेन सेंटर है। इसके अलावा मुंबई में है, फिर आपका कोलकाता, चेन्नई, एक आपका गुवाहाटी है, ठीक है, एक गुवाहाटी है, और एक तो अभी आपका 7th वाला कौन सा बन गया, जम्मू बन गया। बट एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसमें से जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 6 टोटल मैंने बता दी, स्टिल एक मिसिंग है, वो एक कौन सा सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो चीज है वो आपका है इंडियन मेट्रोलॉजिकल आईएमडी, ठीक है। अब ये आईएमडी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका जेनेसिस देख लेते हैं, इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। सो ये 1875 में, ठीक है, 19 भी नहीं, 1875 में जब आपको ब्रिटिश रूल था तो 1875 के आसपास ये बना हुआ था। अब इससे जो क्वेश्चन आता है ये भी पूछ दिया जाता है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसके डायरेक्टर जनरल अभी प्रेजेंटली कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता है, तो मे भी आपको, क्योंकि ये हो सकता है कि जो मौसम विभाग से जुड़ा हुआ चीज है, सो एनवायरमेंट के अंदर आएगा, ऐसा लग सकता है। बट ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। एंड हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर रीजनल हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टोटल जो है वो 7th हो चुका है। इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन क्या क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग, डे टू डे जो भी आपको होता है मौसम से जो भी आपको चीजें रिलेटेड उसके बारे में बताते हैं। मॉनसून से रिलेटेड किस तरह से मॉनसून आपको आने वाला है, मॉनसून फेलियर होने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलता है। साइक्लोन वार्मिंग, साइक्लोन जो आपको तूफान आने वाला, आंधी तूफान आने वाला, उन सारी चीजों को लेकर जानकारी देता है। रेनफॉल डेटा कलेक्शन, अब जितना भी आपको 28 स्टेट है और यूटी है, उसको लेके जो कहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ है, किस तरह का, आपको इसी से हम डेटा रिलीज करते हैं ना कि एल नीनो था या ला नीनो था, ठीक है। सो ये डेटा आपको कहाँ से मिलता है, सो ये आपको डिपार्टमेंट देता है। इसके अलावा अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम भी ये देखता है, एडवाइजरी फॉर द फार्मर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड, फंक्शन आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आईएमडी के बारे में पता होना चाहिए आपको, 1875 में, जो कि बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो आपको वन जीवी अपराधों के लिए जो है मैनेजमेंट के लिए आपको हॉक, ठीक है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच जो है कर्नल नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है। सो विच स्टेट हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सिस्टम नेम हॉक, ठीक है, जिसका नाम है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो एक तो वैसे क्वेश्चन इस अलग तरीके से बन सकता है, तो हॉक बनाया कहाँ पे गया, केरला में, ठीक है। सो ये इसका आंसर केरलम हो जाएगा, जिसको पहले केरला बोला जाता था, नाउ इसको केरलम बोला जाता है। सो अब ये जो दिक्कत है यहाँ पे आ रहा है कि मे बी आपको हॉक ऐसे पूछ दिया जाए कि हॉक जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। सो वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए इसको बनाया गया है, और कौन से स्टेट में बनाया गया, तो पहला है कि अगर देखा जाए तो 2019 में ही इसको बनाया गया था, ठीक है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट इस चीज को फॉलो करिए, जिसमें से कुछ स्टेट का नाम आपको याद रखना है। तमिलनाडु में भी ये चीजें इंप्लीमेंट होने की बात हो रही है, इसके अलावा उड़ीसा में भी हो रही है और कर्नाटका में भी हो रही है, ठीक है। लेकिन ये पूरा सिस्टम क्या है वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको वन लाइनर के अलावा स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, कैसे डील किया जाए। सो हॉक सिस्टम में आपको पहले क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि कहीं पे वाइल्ड लाइफ है, कहीं पे आपको
नेशनल पार्क है, ठीक है, वहां पे अगर कोई क्राइम हो रहा है तो वहां पे डेटा कलेक्शन होगा, फिर उस डेटा को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, एंड वो डेटा आपको जो है उसको एक जगह कंपाइल करके जुडिशियल सिस्टम को भेजा जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको चीजें स्कैटर्ड फॉर्म में होती थी, बिखरे हुए फॉर्म में होती थी, तो उसको एक जगह इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। सो अभी हॉक सिस्टम से क्या होगा, आपको खासकर जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहा है, पोचिंग आपने सुना होगा, हंटिंग जो है, इन सारी चीजों की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसको टैकल करने के लिए हॉक सिस्टम डेवलप किया गया। तो स्टेट स्पेसिफिक था पहले ये, ठीक है, केरला तक सीमित था, बट अदर स्टेट भी इस चीज को क्या करिए, फॉलो करिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किसके द्वारा जो है व्हेन ऑडिट मैटर्स, ठीक है, ये बुक का नाम याद रखना आपको, व्हेन ऑडिट मैटर्स, जिसका जो है लॉन्च किसने किया, तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने किया, ठीक है। बट ये बुक पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखा गया, सो ये बुक आपको विनोद राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सो ये नाम याद रखना कि अगर पूछा जाए कि बुक है आपका व्हेन ऑडिट मैटर्स, तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये विनोद राय के द्वारा लिखा गया। अब इसमें जनरली आपको जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपका, इकोनॉमी जो है इंडिया का, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगेन ये भी स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज है, एंड ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार तो यूपीएससी ऑलरेडी इसमें से पूछ चुका है, एंड एसएससी वगैरह में तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं करंट अफेयर में। सो निम्न में से आपको कौन नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बन गए हैं, ठीक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नॉर्वे चेस 2026 टाइटल। अब ये फर्स्ट टाइम है, पहले इससे पहले किसी इंडियन ने जीता ही नहीं है कि कौन सा नॉर्वे टाइटल, तो फर्स्ट आपको कौन बने हैं, तो ये आपको आर प्रगनंदन जो है वो आपको फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने क्या किया, ये उपाधि जीता है नॉर्वे से, ठीक है। सो नॉर्वे में टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आपको किसको इन्होंने जो है बीट किया, किसको हराया, तो विंसेंट केमर को फाइनल में इन्होंने डिफीट किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये काफी नामी नाम है, ठीक है। इंडिया में अगर टॉप रैंकिंग में पूछा जाए तो जो आर प्रगनंदन है, ठीक है, पहले रैंक पे रहते थे। बट यहाँ पे चेस के बारे में भी देख लेते हैं। सो चेस का अगर हिस्ट्री अगर आपको पता हो, सो आप ये 6th सेंचुरी में माना जाता है, ठीक है, गुप्ता टाइम से माना जाता है। इवन इसके बारे में रेफरेंस आपको बहुत अलग अलग जगह मिलता है, और ये भी बोला जाता है चेस गेम के बारे में अगर पूछा जाए तो शुरुआत कहाँ पे, भारत में ही माना जाता है। इसके अलावा मॉडर्न चेस के बारे में अगर पूछा जाए तो इसको डेवलप कहाँ पे किया गया था, कौन से कॉन्टिनेंट में, यूरोप में। इसके अलावा 2025 का जो आपको चेस वर्ल्ड कप हुआ था, चेस वर्ल्ड कप 2025 का जो हुआ था, जिसमें महिला वर्ग में, वुमेन्स कैटेगरी में अगर पूछा जाए आपको, तो किसने जीता था, तो दिव्या देशमुख का नाम आपको याद रखना है, दिव्या देशमुख। तो कुछ पर्सनैलिटी है आपको चेस से रिलेटेड जो कि पता होना चाहिए। चेस को जो कंडक्ट करवाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फिडे है, ठीक है। और ये जो फिडे है ये कब बना हुआ था, तो 1924 के आसपास बना हुआ था। अगेन फिडे जो चेस को कंडक्ट करवा रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये मैंने आप लोग को बहुत बार बताया, ये इसलिए आपका क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आप भी आंसर करोगे। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको मिलेगा आगे, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में भी मिल सकता है, एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। रामसर साइट वैसे देखोगे बहुत अपडेट होता रहता है, तो नंबर्स आपको बिल्कुल नहीं याद रखना कि 100 था, 101, बट अगर कहीं पे किसी स्टेट में, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं याद हो तभी सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है, वो भी आपका क्या है, रामसर साइट है, और उसमें बहुत डिटेल में जाके पूछा गया था। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भारत का 100वां, ठीक है, 100 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया, जो ये आपको कौन से राज्य में स्थित है। सो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज 100 रामसर साइट, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। अब जेपी है, ठीक है, तो बहुत सारे अगर लोग जेपी को जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े अपने आप में नाम है इनका, ठीक है। सो कौन से स्टेट से इनका कनेक्शन, बिहार से था। अब यहाँ ऑप्शन में बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो थोड़ा तो कंफ्यूजन आना ही बनता है, बट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका उत्तर प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश में ये आपको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। अब ये जो रामसर साइट है, अब इससे मे भी क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा जा सकता है कि जो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है वो कौन से रिवर के आसपास है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ये आपको गंगा रिवर बेसिन में आता है, गंगा रिवर बेसिन में आपको ये साइट आता है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये आपका कि रामसर साइट का जो है वो पूरा हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे ये डेवलप हुआ था, बहुत डिटेल में, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रामसर आपका एक सिटी है जो कि कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। यहीं पे आपका जो है वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था, 1971 में हुआ था। 1971 में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे ये बात की गई थी कि जितना आपको वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी ना। वेटलैंड का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। वेटलैंड जरूरी नहीं कि इसमें आपको फ्रेश वाटर ही होते, ठीक है,
सेलाइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, आपको जो स्टैटिक वाटर होता है उसमें भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। इसमें आपको कुछ रेंज भी रखा जाता है कि कहां से कहां तक जो है उसमें इंक्लूड किया जाए। सो वेटलैंड डे होता है, वो भी याद रखना आपको 2 फेब को होता है। काफी सारी चीजें जो कि उसमें आपको पता है, स्टैटिक में जाके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पे है, कौन से कंट्री में है। सो वो आपको याद रखना है, यूके में सबसे ज्यादा वेटलैंड है। फर्स्ट नंबर पे यूके आता है, सेकंड नंबर पे आपको मैक्सिको आता है, एंड थर्ड नंबर पे आपका कौन आता है, इंडिया आता है। काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, काफी, क्योंकि जितने अब 100 हो गया ना, तो इंडिया का रैंक आपका किस पे आ गया, थर्ड पे आ गया। बट वर्ल्ड में थर्ड रैंक है। एशिया में पूछा जाए सबसे ज्यादा वेटलैंड कौन से कंट्री में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेट वाइज भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाता है क्वेश्चन। स्टेट वाइज अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वेटलैंड इंडिया में कौन से स्टेट में, सो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपको जो है वेटलैंड साइट है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अभी कितना इसमें इंक्रीमेंट है, कितना जो है बढ़ोतरी हुआ है। सो 2014 में अगर देखा जाए तो 26 वेटलैंड थे, जो कि आपको 2026 आते आते क्या हो गया, 100 हो चुका है। सो काफी ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। नो लेटेस्ट जो आपका साइट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपको जयप्रकाश नारायण है, जो कि आपको 5 जून को इसको इंक्लूड किया गया। 5 जून को क्या होता है, 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बताना आप लोग। उत्तर प्रदेश में अगेन जो आपका सेखा झील बर्ड सेंचुरी है, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको 2026 में इंक्लूड किया गया। तो ये आपका कौन सा नंबर का था, सो ये 99 नंबर का था। 98 नंबर का कौन सा आपका था, पटना बर्ड सेंचुरी। सो दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, पटना और जेपी वाले में। पटना वाला भी आपका कहां पे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं है। ठीक है, सो पटना बर्ड सेंचुरी ये आपका उत्तर प्रदेश में है, इसको भी 2026 में इंक्लूड किया गया। 2026 में एक और इंक्लूडेड था आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात कच्छ में आपको कौन सा था, छारी धान। ठीक है, ये भी बर्ड सेंचुरी जो है, कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि आपका गुजरात में है। राजस्थान में आपको सिलसर लेक था, जो कि आपको ये 2025 में था। तो 2025 वाला में भी ना पूछा जाए, 2026 वाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गुजरात वाला आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश वाला भी आपको याद रखना है, पटना बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 3 आपको अभी इंक्लूडेड दिख रहे हैं। ठीक है, 2026 में 3 इंक्लूड हुए हैं, तीनों का तीनों आपको याद रखना है। जेबी वाला आपको याद रखना है कि कौन सा रिवर के आसपास है, में भी पूछा जा सकता है, तो ये गंगा रिवर बेसिन के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। सो निम्न में से किस स्थान पर जो आपको कलिंगा साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण जो है आयोजित किया गया। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द 4th एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल हेल्ड। सो कलिंगा है, कलिंगा से तो एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, एक ही जो है आपके दिमाग में चीज आएगा, वो क्या आएगा, ओडिशा। ठीक है, बट ये कलिंगा आपका कहाँ पे, ये कलिंगा जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जो लिटरेरी फेस्टिवल है, ये काठमांडू में हुआ है। ठीक है, एडिशन पूछा जा सकता है, 4th एडिशन था। इसमें बहुत सारे आपको पर्सनैलिटी दिख रहे होंगे। थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम आपके लिए पूछा जाता है एग्जाम में। कब से हुआ, स्टार्ट हुआ था, तो ये 6 जून से स्टार्ट हुआ था, कंक्लूड हो चुका, खत्म हो चुका है। थीम इसका क्या था, बियॉन्ड बॉर्डर्स साउथ एशियन लिटरेचर इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, सो साउथ एशियन को इंक्लूड करके इन्होंने चला है, और ये हुआ कहां पे, आपको काठमांडू नेपाल में हुआ, ये आपको याद रखना है। नाउ ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, एंड ये भी किस तरह क्वेश्चन थोड़े अटपटे से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सो निम्न में से किस राज्य में आपको स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगा, ठीक है, योगांध्र जो है 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ स्टेट वाइड कैंपेन नेम द योगांध्र। ठीक है, जो कि 2026 में लॉन्च किया गया, प्रमोट द हेल्थ केयर एंड द हेल्थ लाइफस्टाइल। तो पूरा अभी जून में आपको योगा चलने वाला है, 21 जून को आपको योगा डे होने वाला है। तो इसीलिए आपको जो सेंट्रल लेवल पर अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको स्कीम लॉन्च हो ही रहा है, स्टेट भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो ये आपका जो स्कीम है, जो भी देखा जाए तो कौन से स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, जिसमें आपको 25,000 के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन डे 1 में हुआ है। 1 करोड़ इनका टारगेट रखा गया है, कितने लोगों को इंक्लूड करेंगे इस पूरे स्कीम के अंदर। 28 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो ट्रेनर इन्होंने रखा, 5,000, मोर देन 5,000 आपको इसमें ट्रेनर को इन्होंने इंक्लूड किया, पीपल को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एक लेपाक्षी टेम्पल का नाम है, तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे भी पूछ दिया जाए कि लेपाक्षी टेम्पल आपको न्यूज में चल रहा था, ये कहाँ पे है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में से किस राज्य में सरकार ने जो तंबाकू जैसा मद्य पदार्थ को क्या किया, 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया। सो विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्पोज द 1 ईयर बैन टू द टोबैको प्रोडक्ट्स। सो टोबैको प्रोडक्ट पे 1 साल का बैन लगाने वाला स्टार्ट रिसेंटली पूछा जाए। ठीक है, इससे पहले भी किसी स्टेट ने लगाया होगा, रिसेंटली कौन से स्टेट ने लगाया, तो ये आपको याद रखना है, नागालैंड। ठीक है, सो नागालैंड ने आपको
1 साल का जो है वो बैन लगाया कि इस पे टोबैको प्रोडक्ट पे। सो टोबैको प्रोडक्ट अब यहाँ पे आया है तो मे बी एक क्वेश्चन जो बन जाता है, थोड़ा आपको डिटेल में जाके पूछ दिया जाता है कि इंडिया में टोबैको ने जो है कौन से यूरोपियन कंट्री लेके आया था। इससे मे बी पहले प्रोडक्शन हो रहा हो, बट कुछ कैस्यूनट को लेके पूछा जाता है, टोबैको को लेके पूछा जाता है, चिली को लेके पूछा जाता है। सो टोबैको आपको याद रखना किसके द्वारा लाया गया था, तो पोर्चुगीज के द्वारा लाया गया था। अब एकदम टाइम पीरियड भी पूछ दिया जाए तो 16 सेंचुरी आपको याद रखना है, अकबर के टाइम के आसपास जो ये माना जाता है टोबैको के लिए, ठीक है। बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो करंट अफेयर पे चलते हैं। सो बैन कर दिया गया नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा नागालैंड से रिलेटेड एक और करंट अफेयर, राइस फेस्टिवल आपको याद रखना है कि 2025-26 में राइस फेस्टिवल जो है वो कहां पे हुआ था, नागालैंड में हुआ था। अब ये क्वेश्चन अब थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बट इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपने 2025 में बहुत 2025-24 में तो बहुत इनके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। सो निम्न में से किसने आपको हाल ही में जो आपने संस्करण द सेकेंड ऑर्बिट नामक किताब जो है उसका घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई, अभी कंप्लीट लिखा नहीं गया। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अनाउंस द बुक टाइटल द सेकेंड ऑर्बिट। तो ये सेकेंड ऑर्बिट किनके द्वारा किनसे रिलेटेड बुक है, तो ये शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड, ठीक है। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, शुभांशु शुक्ला का। बुक का नाम तो याद रखना ही रखना, द सेकेंड ऑर्बिट पूछ दिया जाएगा। बट शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको पता होगा कि एक्सियोम 4 मिशन। अब एक्सियोम तो इसके 3-4 उसके वो है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको याद रखना एक्सियोम 4 मिशन से ये को रिलेटेड करते हैं। एंड जो एक्सियोम 4 मिशन था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा, इतना ही पता होगा। बट नासा प्लस ईएसए याद रखना आपको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर आपको कमांडली किया था। अब जो क्वेश्चन आपको आजकल पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन ये नहीं पूछा, शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको पता है, बट क्वेश्चन ये कहां से आ रहा है कि इसमें कितने आपके क्रू मेंबर थे, इनके साथ कौन कौन गया था। सो 4 लोग थे, ठीक है, जिसमें से आपको 2, एक तो पोलैंड से थे, कंट्री पूछा जाता है, ठीक है, एक हंगरी से थे, एक यूएसए से, एंड एक आपको इंडिया से याद रखना। ना एक्सियोम 4 मिशन जो था वो किस चीज को लेके था, सो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। सो ये सेकंड आपको इंडियन बने थे जो कि आउटर स्पेस में जाने वाले सेकंड इंडियन थे। नाउ क्वेश्चन आपके लिए स्टैटिक जीके का है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले कौन थे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर करना। तो शुभांशु शुक्ला सेकंड पर्सनैलिटी है जो कि उन्होंने गए थे, और उनका बुक कौन सा है आपका, सेकंड ऑर्बिट, ये याद रखना। एक्सियोम फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया किस चीज से रिलेटेड था। अगेन ये आपको फ्रेंच ओपन से, तो वुमेन सिंगल हमने देखा, मेन सिंगल से भी पूछा जा सकता है। सो निम्न में से किसने हाल ही में आपको आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेंस सिंगल टाइटल रिसेंटली हेल्ड एट द फ्रेंच ओपन 2026। सो किसने इसमें जीता है, तो आपको अलेक्जेंडर जेवियर का नाम याद रखना, जेरेव का नाम याद रखना, जिन्होंने ये फ्रेंच ओपन जीता है। अब इसमें कितने से क्या क्या डिफीट किया इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है। वुमेन सिंगल में अगर पूछा जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया, मेन सिंगल का आपको फ्रेंच ओपन का याद रखना, अलेक्जेंडर जेरेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है। सो गृह मंत्री जो आपको अमित शाह ने भारत का उद्योगी विकास योजना जिसका नाम है भव्य, ठीक है, को लागू करने के लिए नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। सो विच ऑफ द पोर्टल होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली टू इंप्लीमेंट द भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जिसका नाम है भव्य। सो कौन सा पोर्टल है, ये आपका भव्य पोर्टल है, ठीक है। अब ये भव्य जो है स्कीम क्या किस चीज से रिलेटेड है, सो ये आपको प्ले एंड प्ले मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको अगर देखा जाए तो मे बी अब स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन जहां पे होते हैं ना, आपको डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कितने फंड्स दिए गए हैं, इसमें इसका आउटकम क्या क्या आने वाला है। सो अराउंड आपको 33,660, ठीक है, करोड़ के आसपास इसमें आउटले है, इतना इसमें खर्च किया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल ये जो मॉडल है, ठीक है, ये इसमें होता क्या है, बहुत सारे ऐसे अपने बार बार सुना होगा कि प्लग एंड प्ले, तो इसमें 100 इसमें इंक्लूडेड है। बट ये होता क्या है इसके अंदर, आपको याद रखें कि MSME जो है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है जिसको आपको लगाना है, तो उन सारी चीजों के लिए काफी जो है लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो उसको सिंगल विंडो नहीं होता था, तो उन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। और इसमें आपको P3 मॉडल भी होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इंक्लूड होता है, जिसमें आपको बस पब्लिक फंडिंग नहीं होती है, सरकार ही खर्च नहीं करती है, इवन आपको प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी जुड़ के क्या करती है, काम करती है। सो दोनों का क्या होता है इसमें आपका जो है वो काम चलता है। सो 100 इसमें पार्क को इंक्लूड किया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो पार्क्स है उसमें रेंज लैंड कितना लिया जाएगा, सो 100 से लेकर आपको 1000 एकड़ के आसपास लिया जाएगा। सपोर्ट इसमें पर एकड़ कितना दिया जाएगा, 100 करोड़ का दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा है। सो ये आपका भव्य पोर्टल है। अब यहाँ पे समर्थ पोर्टल है जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, याद रखना आपको
सबल पोर्टल जो है ये आपको एमपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। एंड सक्षम पोर्टल अगेन ये आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जो है पुण्यतिथि 9 जून 2026 को मनाई गई है? सो विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ग्रेट हीरो भगवान बिरसा मुंडा ऑब्जर्व ऑन 9 जून 2026। तो कौन सा था ये? 126 था, ठीक है, 126 था। ये पर्सनैलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने एक मूवमेंट पढ़ा हुआ था, कौन सा? मुंडा रिविलियन, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए तो वैसे तो बहुत लंबा टाइम पीरियड बताया जाए, तो एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो 1899 बोला जाता है। 1899 इससे पहले ही स्टार्ट हो गया था, 1899 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें रीजन बहुत सारे थे, कारण मुंडा रिविलियन जो आपको होता था, या फिर इसको उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। इसमें जनरली आपको जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे उनके जो पॉलिसीज थे, खासकर फॉरेस्ट को लेके, लैंड को लेके, और एक टर्म यूज किया जाता है, एक शब्द यूज किया जाता है, दीकूज, ठीक है, मतलब आउटसाइडर। तो आउटसाइडर को वहां पे भेजा जाता था और जो वहां के लोग होते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज होते थे, उनको परेशान किया जाता था। तो उसी के खिलाफ ये पूरा विद्रोह आपका उन्होंने चलाया था, और इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो काफी इनको पॉजिटिव मिला था। बट इससे पहले इनको अगर देखा जाए तो इनको जेल में भेजा गया था और इनकी डेथ हो जाती कब? 9 जून जो है वो आपको 900 में, ठीक है, 900 के आसपास इनकी जो है वो मृत्यु होती है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, 15 नवंबर को, ठीक है, हर साल 15 नवंबर को आपको एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, गौरव जनजातीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो ट्राइबल डे अगर पूछा जाए आपको कब सेलिब्रेट होता है तो ये 15 नवंबर को होता है, इन्हीं के बर्थडे के जो है डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया का जो पहला, ठीक है, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुआ था आपको 2026 का आयोजित किया गया था, जिसमें आपको भारत ने पहला स्थान हासिल किया। सो वेयर वॉज, ठीक है, सो कहां पे? ये क्वेश्चन अगेन आपको लग रहा है कि रिपीटेड है, क्योंकि लास्ट वाले वीक में हमने करंट अफेयर किया था, बट वहां पे हमने बस ये डिस्कस किया था कि ये हुआ कहां पे। तो ये अहमदाबाद में हो रहा है, ठीक है, अभी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टाइम हुआ था, इससे पहले आपको योगासन चैंपियनशिप नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हो रहा है आपको 2026 में हो रहा है, अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है आपको कि पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया ने डोमिनेट किया है, सबसे ज्यादा मेडल टैली में अगर आप देखोगे गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। तो काफी प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। सो इंडिया में अगर देखा जाए तो आपको 102 सेकेंड आपको, और इसमें देखा जाए सिल्वर कितना? तो 8 है, ब्रॉन्ज कितना? 4 है, टोटल 114 मेडल है, जो कि अब सबसे हाईएस्ट है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड रैंक पे आपको कौन रहा है? जापान रहा है। थर्ड पे आपको अर्जेंटीना है। फोर्थ पे आपका नेपाल है। तो ये बस सब कुछ नहीं है, थर्ड तक याद रखना है आपको। इंडिया फर्स्ट पे, सेकंड पे जापान एंड थर्ड पे आपको अर्जेंटीना है। सो योगासन, योगा से बहुत सारी चीजें आपको अभी भी न्यूज में आने वाला है, योगा डे अभी आया नहीं है। सो 21 को आपको इंटरनेशनल योगा डे हर साल सेलिब्रेट होता है। कब से ये सेलिब्रेट हो रहा है? सिंस 2015 से ये स्टार्ट हुआ था आपका। अब योगा के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते, बहुत सारी चीज आपको पता होगा। सो योगा के बारे में अगर पूछा जाए आपको, जो बोला जाता है कि भारत को उसका जनक माना जाता है, बर्थ प्लेस माना जाता है। सो योगा के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पतंजलि, ठीक है, पतंजलि का जो बुक है आपका योगा सूत्र है, ठीक है, या फिर आपने एक और बुक सुना होगा महाभाष्य, ठीक है, ये दोनों पुस्तक है इनका। सो पतंजलि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको कौन से टाइम पीरियड से माने जाते हैं। तो सुंग वंश था आपका, सुंगा डायनेस्टी था, उसी में यहाँ पे ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे। सो इनका जो पुस्तक है योगा सूत्र, ठीक है, उसमें अराउंड आपको 196 के आसपास सूत्राज हैं, जो कि योगा के बारे में डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है। सो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था कि योगासन जो आपका चैंपियनशिप हो रहा है वो कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है पूरे टूर्नामेंट में? तो भारत ने जीता है। कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो 102, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट रैंक पे भी आपका इंडिया रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स पूछा जाए आपको कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? सो 21 कंट्री के आसपास 21 देश ने इसमें आपको भागीदारी अपना दिखाया था। इसके अलावा जो है मेडल्स कितने? 17 मेडल्स जो है वो उसमें थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, बस आपको याद रखना है कि जीता किसने? सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न से हाल ही में राष्ट्रपति जो उन्होंने क्या किया? आपको सम्मानित किया, और किस चीज से सम्मानित किया? शौर्य चक्र से। ये किसको दिया गया? तो ये आपको सूरज प्रसार को दिया गया है। सो सूरज प्रसार को, इसमें बहुत सारे पर्सनैलिटी थे, बस कुछ नाम आपको याद रखना, सूरज प्रसार का नाम याद रखना, जिनको ये जो आपको कौन सा दिया गया? शौर्य चक्र दिया गया। अब ये दोनों स्टैटिक में भी थोड़ा सा देख लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। कीर्ति चक्र होता है आपका, ठीक है, जो कि किस टाइम पे दिया जाता? तो ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम एंड वॉर टाइम
ये सारे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कीर्ति चक्र आपका पीस टाइम जो होता है वो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1950 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वीर चक्र जो है, ठीक है, ये वॉर टाइम होता है, ये भी आपका 1950 में हुआ था। एंड जो आपका शौर्य चक्र ये 1952 में आया था, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता था। रीनेम इसको 1967 में किया गया था, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना कि सब पुराना कौन सा आपको ये कीर्ति चक्र और वीर चक्र जो कि 1950 में आया था, जिसमें से 2 पीस टाइम है आपका, कीर्ति और शौर्य चक्र पीस टाइम है। वॉर अगर पूछा जाए, वॉर गैलेंट्री अवार्ड किसको बोला जाता है, तो ये आपका वीर चक्र होता है। ये रैंकिंग को लेके है। सो भारत को सिप्री जो कि ईयर बुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयर बुक 2026, व्हाट रैंक इंडिया इज बीइंग असाइन्ड इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन के टर्म अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा रैंक रहा है, तो भारत का 6th रहा, ठीक है, छठा रैंक है। छठा रैंक क्यों रहा है, सो अगर पूछा जाए आपको न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास कितना है, तो ये 190 है, ठीक है, 190 है अभी। 2025 में पूछा जाए तो कितना था, तो ये 180 के पास था, तो 10 के आसपास जो इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ है। सो इसमें अगर पूछा जाए जो कितना खर्च किया जा रहा है, तो पहले आपको 86 बिलियन के आसपास था, जो कि आपको 91 के आसपास हो गया, तो काफी आपको इसमें बढ़ोतरी दिख रहा है। अगर पूछा जाए कि डिफेंस में इंडिया पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कितना खर्च होता है, तो उसमें रैंकिंग क्या है, तो डिफेंस में जो एक्सपेंस के मामले में पूछा जाए तो इंडिया का 4th रैंक है, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए न्यूक्लियर जो वॉरहेड है कितना है, तो 6th रैंक हो जाएगा, और पूछा जाए खर्च हम कितना कर रहे हैं, तो 4th रैंक हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा पूछा जाए कि बाकी कंट्री कौन सा जो कि टॉप कर गया, सो टॉप पे आपका कौन सा, यूएसए है, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड यूएसए के पास है। फिर इसके अलावा उसके सेकंड पे कौन आ रहा है, चाइना आ रहा है। थर्ड पे आपका रसिया है, ठीक है, किस चीज में, मिलिट्री एक्सपेंडिंग के टर्म में, खर्च के मामले में, ठीक है, वॉरहेड के मामले में नहीं। सो ये आपको याद रखना है। अगेन ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो निम्न से आपको किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर विद द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। सो 2026 का बैंकर जो है ईयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया, सो ये आपको सत्यनारायण राजू को दिया गया। ये डायरेक्टर एंड सीईओ है कौन से बैंक के, कैनरा बैंक के। कैनरा बैंक के आपको डायरेक्टर हैं जिनको बैंकर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिक्स से है। एंड ब्रिक्स मैंने एआई समिट के बारे में पहले बताया था आपको, अगर एआई समिट हुआ था उससे सवाल आपको बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिले थे। अब ब्रिक्स समिट आपको बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो इससे आपको काफी क्वेश्चन मिलने के लिए देखने के लिए मिल सकता है, तो हम पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। सो निम्न में सबको किस स्थान पर जो है अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन को आयोजित किया गया है। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सो एग्रीकल्चर वाला है और कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो ये आपका इंदौर में हो, ठीक है। सो इंदौर में आपको ब्रिक्स जो है सम्मेलन करवाया गया है। सो इसमें अगर देखा जाए तो आपको 9 से लेकर 13 जून के आसपास इसको किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीजों पर बात की गई थी कि आपको एग्रीकल्चर जो है वो खासकर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इसमें भागीदारी अगर देखा जाए तो 21 देशों ने दिखाया था, ठीक है, 21 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था, और डिफरेंट जो आपको साइंटिस्ट वगैरह इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बस कंट्री आ रहे हैं, इसमें आपको मिनिस्टर हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो आपको थिंक टैंक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एसोसिएटेड है, कृषि सहयोग, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। सो ब्रिक्स के बारे में अगर पूछा जाए आपको कब आया था, ठीक है, इसके बारे में पहले बार चर्चा कब किया गया था, इसमें क्या क्या जो इंप्रूवमेंट हुआ है। सो 2001 में इस शब्द को जो है वो लाया गया था, पहले बार इस शब्द को क्वाइन किया था किसने, ये क्वाइन किया था आपको जिम ओ नील ने, ठीक है। इन नाम याद रखना आपको, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो 2001 में ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस शब्द को क्या किया था, प्रचलित किया था लोगों के बीच में। फिर इसके अलावा 2006 में क्या करते हैं, आपको जो ब्रिक्स का है उसका मीटिंग होता है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में होता है, वो आपको समिट नहीं था, ठीक है, एकदम जनरल मीटिंग था। कहाँ पे हुआ था, कहाँ से रिलेट किया गया था इसको, सो आपको यूनाइटेड नेशनल जो आपका असेंबली है वहां पे चर्चा किया गया था। अगेन 2009 में आपका पहला समिट हुआ था। फर्स्ट समिट अगर पूछा जाए ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ था, तो आपको रसिया, ब्राजील कुछ भी हो सकता है, तो पहला समिट आपका रसिया में हुआ था, ठीक है। फिर 2010 में जो है ब्रिक्स आपको पहले इनिशियली ब्रिक्स था, BRIC था, ठीक है। एस जो है वो आपको साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, ठीक है।
इसके अलावा 2014 में ब्रिक्स से रिलेटेड एक आपको बैंक है। अगेन याद रखना आपको ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स से रिलेटेड आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी जिसको बोला जाता है। 2018 में अगेन आपको साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था कि ब्रिक्स को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बाकी कंट्री को भी इंक्लूड करते हैं। जरूरी नहीं कि ब्रिक्स का नाम अगर इसमें बी से आपको ब्राजील होना चाहिए, आई से इंडिया ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उन्होंने बोला कि 2018 के बाद क्या करोगे आप, बाकी कंट्री को भी इंक्लूड करोगे। इसीलिए 2021 में आपको बांग्लादेश, यूएई, ठीक है, इसके अलावा इजिप्ट ने इसको एनडीबी को ज्वाइन किया था। अब 2026 आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 2026 का जो आपको ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, जो समिट हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो निम्न में से किस देश जो है आपको इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र जो है शुरू किया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द ऑपरेशन नस्र अगेंस्ट द इजराइल? सो इजराइल के खिलाफ किसने किया? अगेन ईरान ने किया, ठीक है। सो ये बहुत लंबे समय से वॉर चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ आप देखोगे, कुछ नई नई चीजें तो होती ही रही है। सो जून में आपका स्टार्ट हुआ था 2025 में। बट एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 डे, ठीक है, 12 डे वॉर पूछा जा सकता है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपको इजराइल और ईरान से रिलेटेड है। एंड ये पहला ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले भी आपको ऑपरेशन जो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि आपको ईरान और इजराइल के बीच में, वो भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि अमेरिका और ईरान का जो पहला हमला हुआ था, इसको कौन सा ऑपरेशन था? ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आपको याद रखते हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ये किसने किया था? आपको ईरान यूएस के खिलाफ किया था। ऑपरेशन मेगब्रू, ठीक है, ये आपको झारखंड, ये स्टेट स्पेसिफिक भी चीज है। ऑपरेशन शस्त्र जो आपको दिल्ली से रिलेटेड है। ऑपरेशन सिंदूर तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये किस चीज से रिलेटेड था? इंडिया पाकिस्तान याद हो आपको। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस, ये दिल्ली से रिलेटेड था। ऑपरेशन ब्रह्मा है, ठीक है। कुछ और ऑपरेशन है जो कि फटाफट देख लेते हैं, मे बी आपको एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपको इंडिया ने किसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए किया था? म्यांमार को किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति से हेल्प प्रोवाइड किया था इंडियन सिटीजन को, कहां पे? अफगानिस्तान में। ऑपरेशन गंगा क्या था? आप लोग मुझे बताना, ऑपरेशन गंगा कौन से कंट्री के लिए लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन गंगा ये मैंने बताया हुआ था, ठीक है, आप लोग बताना अगर आपको पता हो तो। साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने आपको न्यू नामक दुनिया की पहली वेबसाइट ब्रेन चिप को मंजूरी प्रदान की है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल, ठीक है, ब्रेन चिप नेम नियो? सो ये किसने अप्रूव किया? चाइना ने अप्रूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आ सकता है कि इससे पहले भी तो ब्रेन चिप के बारे में बात किया गया था, बट वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया गया था, जो आपने न्यूरोलिंक का नाम सुना होगा, ठीक है। सो न्यूरोलिंक ये भी ब्रेन चिप था, और ये किसके द्वारा लाया गया था? एलन मस्क के द्वारा लाया गया था। बट ये आपको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं था, जो चाइना लेके आ रही है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होने वाला है। अब ये जो ब्रेन चिप है उससे क्या आपको हेल्प क्या मिलने वाला है? तो खासकर जो डिसेबल पर्सन है, पैरालाइज पर्सन है, उनको काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। एंड साइंस एंड टेक में अगर देखा जाए तो काफी बड़ा जो है आपको रेवोल्यूशन हो सकता है। सो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि न्यू के बारे में पूछा जाए, रिसेंटली न्यू न्यूज में था, मे बी बोल दिया जाए कि कोई स्पीसीज था, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कोई ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, बट ये न्यू क्या आपका, ये आपको ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन चिप से रिलेटेड है। एंड ये कौन लेके आ रहा है? चाइना। निम्न में से किस स्थान पे जो है 114 अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है ILC जो है उसको आयोजन किया गया? सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो लेबर कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ है? तो ये जेनेवा में हुआ है, ठीक है। जेनेवा ही क्यों? क्योंकि आपको पता हो ILO के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में, ठीक है। इसीलिए कॉन्फ्रेंस भी कहां पे हुआ? आपका जेनेवा में हुआ है। सो इसके जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि ILO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां पे? जेनेवा में है, ठीक है। ये बना कब था? तो ये 1914 के आसपास जो है वो माना जाता है, तब ये बना था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में आपने सुना होगा, जिससे आपका क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है। सो 1924 होगा, ठीक है, 1924 के आसपास है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस था जिससे आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसको खत्म किया गया था, और उसी का रिजल्ट आपको ILO के फॉर्म में देखने को मिला था। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है आपका, 11 जून को स्टार्ट हो गया, 11-12 जून। सो इसमें आपको निम्न में से किस देश में जो है 23rd आपको फीफा विश्व कप का जो है उद्घाटन किया गया है? सो पहला जो मैच है वो कहां पे हुआ है? फर्स्ट मैच 23rd नंबर का है। एडिशन याद रखना आपको, 24th भी हो सकता है, ऑप्शन में स्टेटमेंट में डाल दिया जाए। सो ये आपको पहला मैच कहां पे हुआ? मैक्सिको में हुआ। बट फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाए कि इसका जो है वेन्यू कहां पे रहने वाला, कौन कौन से कंट्री में हो? एक कंट्री में बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये इसलिए काफी जो है
इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कंट्री में इस बार फीफा वर्ल्ड कप? यूएसए में है, मैक्सिको में है एंड कनाडा। अब जो मैस्कट है ना इसका, जिसको शुभांकर बोलते हैं हिंदी में, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौन से कंट्री से कौन सा इसका मैस्कट है। तो यूएसए में अगर पूछा है तो आपको क्लच है, जिसको एगल बोलते हैं। इसके अलावा मैक्सिको का अगर पूछा जाए आपको, तो मैक्सिको में आपका जायू है, जिसका मतलब जगुआर होता है। एंड कनाडा है, उसमें आपका क्या है, मैपल है, जो कि जिसका मतलब मूज होता है। ठीक है, सो ये 3 मैस्कट है फीफा वर्ल्ड कप का। एंड फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाए कि पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था, इसका पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था ये बताना आप लोग। मैंने स्टार्टिंग में एक बार रिवाइज करवाया हुआ है आप लोग को। ये थोड़ा सा आपका मिसलिनियस टॉपिक में आ सकता है। सो दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपको वेल कब्रिस्तान निम्न में से कौन से किस महासागर में खोजा गया? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेल ग्रेवयार्ड डिस्कवर्ड? तो कहाँ पे हुआ है? इंडियन ओशियन में मिला है। ठीक है, इंडियन ओशियन में आपको ग्रेवयार्ड मिला है। एंड इसको ढूंढा किसने? तो चाइना के साइंटिस्ट है जिन्होंने ढूंढा है। एंड ये बताया जा रहा है कि अराउंड आपको 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन ओल्ड है, बहुत काफी पुराना माना जा रहा है। बस आपको ओशियन का नाम याद रखना है, कौन से ओशियन में? इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोर्ट से रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कहाँ स्थित है, जिसे आपको वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा 2025, अगेन 2025 या 26 नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा रैंकिंग है, या फिर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, कंटेनर पोर्ट में जो इसको रखा गया। क्वेश्चन ये है कि आपको JPPT जो है ना वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में? सो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र है ये, आपको इसका आंसर याद रखना है। बट कुछ और स्टैटिक में चीजें आपको पता होना चाहिए। 13 मेजर पोर्ट है, 13 टोटल मेजर पोर्ट है। पोर्ट तो आपको बहुत सारे मेजर पोर्ट के बारे में बात करें जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। कांडला पोर्ट कहाँ पे? आपका गुजरात में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, JNPT जो जवाहरलाल नेहरू हमने बात की, बेस्ट कंटेनर पोर्ट का दिया गया अवार्ड। वाधवान पोर्ट आपको 13 सबसे जो लास्ट वाला बना है वो वाधवान पोर्ट ही आप कंप्लीट हो चुका है। ये भी कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। मर्मुगांव ये आपका कहाँ पे? गोवा में है। मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक में है। कोच्चि आपका केरला में है। एंड आपका तूतीकुरिन पोर्ट जो है ये आपका कहाँ पे? चेन्नई में है, तमिलनाडु। ठीक है, VO चिदम्बरम पोर्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है। VO चिदम्बरम पोर्ट भी आपका न्यूज में था, किसकी वजह से न्यूज में था? तो प्लैटिनम रेटिंग दिया गया था, इन बेस्ट प्लैटिनम रेटिंग में इसका आया था चेन्नई। इन्नौर पोर्ट आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। पारादीप आपको कहाँ पे? उड़ीसा में है। एंड कोलकाता ओनली रिवराइन पोर्ट है, इकलौता रिवराइन पोर्ट है इंडिया में। कहाँ पे? कोलकाता में। इसको किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो बताना। इसका नाम कोलकाता पोर्ट नहीं, कुछ और नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत की जो आपको GDP ग्रोथ का जो है वर्ल्ड बैंक ने आपको क्या वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए कितना अनुमान लगाया है? सो व्हाट वाज द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट 2026-27 के लिए कितना उन्होंने अनुमान लगाया? तो ये आपको जो आपको याद रखना 6.3 के आसपास जो है ये अनुमान इनका लगाया गया। 6.6, जस्ट वेट, 6.6 जो है ये अनुमान लगाया गया। सो ये चेंज होगा, कुछ ऐसा नहीं कि फिक्स रहने बट अगर अभी रिसेंटली कोई एग्जाम होने वाला है तो मे बी इस तरह के क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। सो एक जो प्रॉब्लम आता है वो आता है GDP और GNP के बारे में। तो आपको पता रखना चाहिए कि GDP और GNP में क्या डिफरेंस है। सो GDP में आपको इंक्लूड होता है क्या क्या? टोटल वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, याद रखना आपको, गुड नहीं, गुड प्लस सर्विसेज है, प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। सो एक कंट्री के अंदर जो आपका कोई भी कंट्री, इंडिया ले लो आप, गुड एंड सर्विसेज जो भी चीजें, इंटरमीडिएट गुड इसमें इंक्लूड नहीं होता, फाइनल जो गुड होता है वही इंक्लूड होता है आपको किस चीज में? GDP में। GNP में आपको क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विस। यहाँ पे गुड एंड सर्विस है प्रोड्यूस बाय द कंट्रीज रेसिडेंट्स, यहाँ के जो नेशनल है, यहाँ के जो सिटीजन है, अगर इंडिया से बाहर भी जाके वो कमा रहे, सो वो किस चीज में इंक्लूड होगा? GNP में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा जो है नेवा, ठीक है, नेशनल विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 13th नंबर का जो विधानसभा बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 33rd लेजिस्लेटिव असेंबली? तो नीवा को किसने अभी क्या एक्सेप्ट किया? तो ये आपको वेस्ट बंगाल ने किया। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे स्टेट ने किया। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट किसने जो कि आपको नेवा, ये पेपरलेस रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेट कौन सा था? ये नागालैंड था। हाल फिलहाल में एक और चीज था आपका कि फर्स्ट जो है वो पेपरलेस जुडिशरी कौन से स्टेट था? तो ये आपका सिक्किम था।
नाउ लास्ट क्वेश्चन जो ये आपका रैंकिंग से रिलेटेड, अगेन ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो है आपको जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 का भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सो व्हाट रैंक इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, जिसको रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सो इसमें इंडिया का रैंकिंग है आपका 127th, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर 2025 में पूछा जाए तो इससे इंडिया का पहले जो है बेहतर रैंकिंग था और ज्यादा खराब हो गया। बट फर्स्ट रैंक पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक पे आपका आइसलैंड है, और ये आइसलैंड आपको सिंस 19 साल से जो है ये रैंकिंग इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो 19 साल से अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा शांति आपको कहाँ पे, सबसे ज्यादा पीस कहाँ पे? आइसलैंड में। इंडिया का रैंकिंग जो है वो उसमें आपको हो सकता है पूछा जाए कि इंप्रूव हो गया, ठीक है, सो इंप्रूव नहीं हुआ है काफी, उससे पहले जो आपको अगर देखा जाए तो खराब ही हुआ है। बट थोड़ा बहुत और रैंकिंग है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि जीडीपी में देखा जाए तो इंडिया का रैंकिंग कौन सा है? 4th है, ठीक है। स्मार्ट सिटी दिल्ली में 104th है, फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, जो अभी हमने देखा ये अब क्या हो गया, 127 हो गया। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102nd है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया का 4th है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 34th है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगेन 116 है, 116 है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 128 है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 71st है। बट एक और जो इंपॉर्टेंट है एसडीजी को लेके, ठीक है, एसडीजी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट, एसडीजी में आपको याद रखना 99th इंडिया का रैंकिंग है, पहले बार इंडिया ने टॉप 100 में अपना जगह बनाया। तो ये रैंकिंग इसको रिवाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन था, प्लस इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी थे। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है मतलब बिना चीटिंग किए हुए उस क्वेश्चन का आंसर करें। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना से जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।